हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है ए टू जेड कोचिंग के इस क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, कल की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके आगे की चीज़ों को आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि पिछले क्लास में हम लोगों ने भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने भाषा अर्जन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग उसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, लिखा है कि मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। इस लाइन के साथ, इस वर्ड के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस शब्द के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी वर्ड के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे भाषा अर्जन के बारे में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाषा अधिगम के बारे में। बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होने वाला है। हम लोग पिछले क्लास में भाषा अधिगम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने जाना है कि भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है, किस प्रकार हम लोग भाषा का अर्जन करते हैं। जब हम उसे अपना लेते हैं, अपने अंदर अपने जीवन में ढाल लेते हैं, उसी को अर्जन कहा जाता है। और हम लोग सिर्फ अपनी मातृभाषा का ही अर्जन कर सकते हैं और किसी भाषा का अर्जन नहीं होता। अर्जन का सीधा अर्थ होता है अपना लेना, उसे अपने जीवन में ढाल लेना, उसे अपने जीवन का अंग बना लेना। तो जीवन का अंग बनाना, अपने जीवन में ढालना ही एक प्रकार का अर्जन कहलाता है। स्टूडेंट्स इस सब टॉपिक को हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया। तो हम लोग इसके आगे की चीज़ों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है भाषा अधिगम। आज हम लोग जानेंगे कि अधिगम क्या होता है। अधिगम क्या होता है? तो अधिगम का सीधा मतलब होता है सीखने से। अधिगम का सीधा मतलब होता है सीखना। अधिगम का सीधा मतलब सीखना। अब ये सीखना क्या है? सीखना मतलब हम अपने जीवन में जब से बच्चा जन्म लेते हैं या हम जन्म लेते हैं तब से लेकर मृत्यु तक हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कोई न कोई बातें कुछ न कुछ हमारे जीवन में सीखने को हमें मिलती रहती है। तो जीवन में जो हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ समझने को मिलता है, वही सीखना अधिगम कहलाता है। मतलब आप जब पहले जो चीज़ें जानते थे, जिन चीज़ों को आपने पहले जाना, जिन चीज़ों को आप पहले जानते थे, पहले जाने हुए चीज़ों में यदि आपने कुछ नया जान लिया, नया चीज़ सीख लिया, कुछ नया चीज़ आपने सीख लिया, जब भी आपने कुछ नया सीखा, वही नया सीखने को हम अधिगम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप हमें बताइएगा कि क्या हम अपने जीवन में जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं। जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि भाषा अधिगम का अर्थ होता है सीखना, क्योंकि अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, मतलब लर्न करना। इसका मतलब ही होता है लर्न करना। ठीक है। इसके बाद दिया है कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, कहा है कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक अंत जीवन भर चलते रहती है। मतलब मानसिक प्रक्रिया का मतलब है कि हम लोग अपने जीवन में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, मानसिक का अर्थ यहाँ पर होता है हमारे दिमाग से, है ना, हमारे दिमाग से। मतलब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ हम अपने जीवन में सीखते रहते हैं। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो सीखना हमेशा हमारे दिमाग से ही होता है। आप सभी जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। बिना दिमाग के हम कुछ नहीं सीख सकते। तो दिमाग का मतलब ही हुआ मानसिक प्रक्रिया। मतलब जिसके पास दिमाग है वही मानसिक प्रक्रिया कर सकता है। मानसिक मतलब होता है मन से मतलब दिमाग से। और सीखा किसी चीज़ को किससे जाता है? तो सीखा दिमाग से ही जाता है। कोई भी चीज़ हम दिमाग से ही सीख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे क्या कहा है कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मतलब जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, किसी चीज़ को हम नया चीज़ हम सीखते हैं, तो वह सीखना हमारे दिमाग से होता है। चूँकि बातें दिमाग से होती है, चूँकि हम दिमाग से कुछ चीज़ें सीखते हैं,
इसीलिए उसके भूलने की संभावना ज़्यादा होती है। जिन चीज़ों में हमारे दिमाग का इस्तेमाल होता है, ध्यान दीजिएगा, दिमाग का इस्तेमाल होता है, वो चीज़ें हम ज़्यादा भूलते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में जितनी चीज़ें होती है वो उतनी सारी चीज़ें हर वक्त हर समय के लिए नहीं होती, कुछ समय के लिए हमारे दिमाग में रहती है, इसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो जिन चीज़ों का प्रयोग हम दिमाग से करते हैं वो चीज़ें भूलते हैं। और कहा गया है कि अधिगम जीवन पर्यंत, मतलब जीवन भर जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखना का मतलब यहाँ पर पढ़ना नहीं होता है, कभी भी ये मत समझिएगा कि सीखना का मतलब जो है वह पढ़ना होता है। सीखना का मतलब पढ़ना नहीं होता है। सीखने का मतलब है कि अपने जीवन में जो चीज़ नहीं जानते हैं वह नया चीज़ जान लेना, कुछ नया जानना ही सीखना या अधिगम करना कहला। अगला देखेंगे कि अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, मतलब जब भी हम कुछ सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कुछ सीखते हैं तो सीखने से पुराने ज्ञान में, जो हमारा पुराना ज्ञान होता है, पुराने ज्ञान में हम कुछ नया ज्ञान जोड़ लेते हैं। तो जब हमने पुराने ज्ञान में कोई नया ज्ञान जोड़ा, ध्यान दीजिएगा, जब हमने पुराने ज्ञान में कुछ नया ज्ञान जोड़ा तो धीरे धीरे हमारा दिमाग जो है क्या होते रहता है, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते जोड़ते दिमाग मजबूत होता चला जाता है। हमारे दिमाग में नई नई इन्फॉर्मेशन, नए नए डाटा आते चले जाते हैं, और जो वो नया नया इन्फॉर्मेशन और नई नए डाटा हमारे दिमाग में आते हैं, इससे क्या होता है, हमारा दिमाग जो है वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यहाँ परिपक्वता कहने का मतलब होता है पूर्णता। पूर्णता, परिपक्वता का मतलब हुआ पूर्णता, मतलब कि दिमाग हमारा पूर्णता की ओर बढ़ता है, यानी पूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, हम लोग हर कुछ सीख लेते हैं। तो अधिगम करके ही हमारा दिमाग परिपक्व होता है। मतलब एक बच्चा जो यंग होता है और यंग होने के बाद जब बूढ़ा होता है तो बूढ़े होने के समय में क्या होता है, अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं वो देख चुका होता है, अधिगम कर चुका होता है, जिससे उसका दिमाग परिपक्व हो जाता है। परिपक्व मतलब पूर्णतः सब कुछ सीख चुका होता है ना, पूर्णतः जो है वह सब कुछ सीख चुका होता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि सीखने का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ को सीखने का मतलब ही होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। मतलब आप कल तक साइकिल चलाना नहीं जानते थे और आप जो है आज साइकिल चलाना जान गए। आपको साइकिल चलाना नहीं आता था और आप साइकिल चलाना सीख गए। तो आपने ये जो साइकिल चलाना सीखा, मतलब आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। कैसे परिवर्तन लाया? आपका व्यवहार नहीं था साइकिल चलाने का, पहले नहीं आता था, कोई कहता था तो आप कहते थे नहीं मुझे साइकिल चलानी नहीं आती है, लेकिन आपने सीखा, सीखना, आपने साइकिल चलाने का अनुभव प्राप्त किया और उसके बाद साइकिल चलाने का व्यवहार आप में आ गया। आपको कोई कहेगा तो आप कहिएगा हाँ हम साइकिल चला सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सीखने में क्या होता है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल, आपको मैथ का कोई सवाल नहीं बन रहा था, ठीक है, आपने सीखा, सीखने से क्या हुआ, आपको अनुभव प्राप्त हुआ, अब आपके व्यवहार में परिवर्तन कि अब उस टाइप का जो भी सवाल आएगा आप बना लीजिएगा। तो कह सकते हैं कि सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, परिभाषा क्रो एवं क्रो, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अभिवृत्ति कहने का मतलब होता है सोच, अभिवृत्ति कहने का मतलब होता है एक प्रकार का सोच, वृत्ति मतलब हमारे दिमाग में जो सोच होती है। तो सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्ति का अध्ययन है। क्रो एवं क्रोस का कहना था कि एक बच्चा जब सीखता है तो सीखने से उसे आदत लगती है किसी चीज़ की, ज्ञान होता है, सोच बदलता है उसका। अर्जन कहने का मतलब कि जब कुछ सीखता है ना बच्चा, यहाँ अर्जन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सर अधिगम तो एक अलग चीज़ है फिर अर्जन अलग चीज़ है, तो फिर यहाँ अर्जन कहाँ से आ गया। हाउ, यहाँ अर्जन का मतलब भाषा अर्जन से नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मतलब जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सीख के हमारी आदतें बनती है उस चीज़ की, वो चीज़ की आदत बना लेते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी सोच बढ़ती है, इस चीज़ों को हम अर्जन करते हैं। अर्जन करने का मतलब उन चीज़ों को अपने अंदर ढाल लेते हैं। यहाँ अर्जन का मतलब हुआ ढालना, है ना, ध्यान दीजिएगा, अर्जन का मतलब हुआ ढालना, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पावलोव के अनुसार देखेंगे कि अनुकूलित प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आदतों का निर्माण
ही अधिगम होता है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ ही होगा, ही अधिगम होता है। तो क्या कहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही, निर्माण लिखा गया है, मिस्टेक हुआ, निर्माण ही अधिगम होता है। अनुकूलित अनुक्रिया, अनुक्रिया मतलब होता है क्रिया, किसी चीज के सापेक्ष क्रिया करना। अनुक्रिया मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको ठंडा लग रहा है, तो ठंडा, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको ठंडा लग रहा है, ठीक है, जैसे आपको ठंडा लग रहा है, तो ये ठंडा लगना जो है ये क्या कर रहा है, तो ठंडा लगना आपको प्रेरित कर रहा है, आपको बल दे रहा है क्या, अपना गर्म कपड़ा पहनने के लिए। तो ये जो गर्म कपड़ा आपने पहना ठंडा लगने के खिलाफ, तो ठंडा लगने के क्रिया के विरोध में आपने गर्म कपड़ा पहनने की जो क्रिया की, यही गर्म कपड़ा पहनने की क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अनुकूलित अनुक्रिया मतलब जब हम कोई चीज़ का अधिगम करते हैं, तो अधिगम करने के दौरान हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, अपने अंतर्गत बना लेते हैं, उसके अंतर्गत हम क्रिया करते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण, जब हमारा आदत बनता है, यानी हम अपनी परिस्थिति में जो सारी चीज़ों को देखते हैं उसके अनुकूल हम अनुक्रिया करते हैं। मतलब जैसे ठंडा के अनुकूल हमने क्या किया, गर्म कपड़ा पहना, तो ठंडा के अनुकूल गर्म कपड़ा पहनने का जो ये आदत है, यही आदत ही क्या कहलाया, अधिगम कहलाया। इसी आदत को हम लोग अधिगम कहते हैं। अगला देखिएगा, गेट्स के अनुसार कहा गया है कि गेट्स के अनुसार कहा गया है कि व्यवहार में रूपांतरण लाना ही आदत द्वारा, यानी सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अनुभव द्वारा होना चाहिए, यहाँ पे है ना, यहाँ होना चाहिए अनुभव द्वारा। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, है ना, यहाँ अवर लिखा गया है, यहाँ होगा अनुभव। अनुभव, अनुभव द्वारा जब हम अनुभव प्राप्त करते हैं, इसके द्वारा हम व्यवहार में रूपांतरण, रूपांतरण मतलब अंतर लाना, रूपांतरण मतलब रूप बदलना, यानी आपने कुछ सीखा, सीख कर आपको अनुभव प्राप्त हुआ, क्योंकि जब भी आप कुछ सीखते हैं तो सीखने से अनुभव प्राप्त होता है। कहते हैं ना कि भाई मैंने उसे पैसा दिया और वो मेरा पैसा जो है नहीं लिया, हमको लौटा कर नहीं दिया, तो आपको अनुभव प्राप्त हुआ ना। तो अब आप अनुभव प्राप्त हुआ, अनुभव प्राप्त करके आपका व्यवहार बदला कि अब आप किसी को पैसा देने से पहले सीखिएगा, सोचिएगा। तो यही अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाए, इसी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अब आप सीख गए, आपने अधिगम कर लिया कि पैसा देने से पहले इंक्वायरी करना चाहिए। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे लिखा है वुड्सवर्थ के अनुसार, वुड्सवर्थ, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, वुड्सवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है, यहाँ प्रक्रिया होना चाहिए, है ना, सीखना विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया मतलब हम जब तक अपने जीवन में जिंदा रहते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और जब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तब तक हम विकास करते रहते हैं। यही बात वुड्सवर्थ का कहना था कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम विकास करेंगे, और जब तक हम विकास करेंगे तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, क्योंकि विकास का मतलब ही हुआ कुछ ना कुछ सीख पाना। ठीक है ना, विकास का मतलब ही हुआ कुछ ना कुछ सीख पाना, या सीखने का मतलब है कोई चीज़ का विकास करना। एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। जैसे आप बच्चे थे और धीरे धीरे आप बड़े होते चले गए। जो जो आप बड़े होते चले गए तो आपका विकास होता चला। विकास कैसे होता चला गया कि आप सीखते चले गए। जैसे जब आप बच्चे थे आपको ये पता नहीं होता था कि गंदी वस्तु क्या है, सही वस्तु क्या है, लेकिन धीरे धीरे जो वस्तु गंदी थी, जिससे आपका कपड़ा गंदा होता था, आप उससे बचते चले गए। आपने देखा कि कीचड़ से खेलने से कपड़े गंदे होते हैं, तो आपने अब कीचड़ से खेलना बंद कर दिया, तो आपका विकास हो गया। आपने सीखा तो आपका विकास हुआ, आप बड़े होते चले गए। धीरे धीरे इसी प्रकार आप अपने जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं, और जब तक सीखते चले जाते हैं तब तक हमारा विकास होता चला जाता है। अब अधिगम की कुछ विशेषताओं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अधिगम की विशेषताएं क्या है कि सीखने की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक। अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, और जब तक हम सीखते रहते हैं तब तक हमारा विकास जारी रहता है। तो एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो चुका होता है या बूढ़ा होने वाला होता है, तब भी वह जीवन में कुछ न कुछ सीखता जाता है।
फॉर द एग्जाम्पल थोड़ा सा लीक से हट के यदि हम लोग सोचेंगे कि बूढ़ा व्यक्ति जब मरने के समय होता है तो सोचता है कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मुझे ये करना चाहिए था मुझे, तब भी तो उसको एक सीख मिली। तो सीख मिली तो कह सकते हैं उसने अधिगम प्राप्त किया, कि सीखने को ही तो हम अधिगम कहते हैं। आप जैसे अभी बड़े हैं, आप कोई सवाल बना रहे हैं, सवाल बनाते समय यदि मान लेते हैं आपसे कोई गलती हो जाए, आपसे कोई सवाल गलती हो जाए, तो जब आप सवाल कोई गलत कर देते हैं तो गलत करने के बाद आपके दिमाग में ये बात आ चुका होता है कि गलतियां नहीं करनी चाहिए, इस सवाल की इस ढंग से यदि मैं बनाऊंगा तो गलत होगा। जैसे आपको पूछा गया कि बालकों का विकास जो है यह कब तक चलता रहता है, तो आपने जवाब दे दिया कि बालकों का विकास जो है यह 16 वर्ष तक चलता रहता है। आपने यदि ये जवाब दे दिया तो यह गलत हो गया। इसका जवाब है जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो आपने ये 16 वर्ष जो जवाब दिया था यह जवाब गलत हो गया। तो गलत होने के बाद आपने सही जवाब देखा और सही जवाब को सीखा। तो यही यहाँ कहने का प्रयास किया गया है कि सीखना जो है ये जीवन पर्यंत क्या होती है, चलती रहती है। जब तक जीवन हम मृत्यु प्राप्त नहीं करते हैं तब तक हम लोग सीखते रहते हैं, और जब तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं तब तक हमारा विकास जारी रहता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला पॉइंट है कि सीखना परिवर्तन है। ये थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में। परिवर्तन है, किस तरह का परिवर्तन है? तो व्यक्ति अपने और दूसरे के अनुभव से सीखकर व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन लाता है। तो सीखने का मतलब ही होता है परिवर्तन लाना। तो किस तरह का परिवर्तन लाना? तो एक व्यक्ति होता है जो दूसरे के अनुभवों से सीखता है। दूसरे के अनुभव से सीखने का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ मतलब है कि आप शिक्षक हैं, ठीक है ना, आप शिक्षक हैं और आपके जो छात्र होंगे ये आपके अनुभव से सीखेंगे ना। आप उसको जो बताइएगा वही चीज़ सीखेंगे, जो चीज़ें उसे समझाइएगा वही चीज़ समझेंगे। तो यही यहाँ कहा गया कि सीखना परिवर्तन है, और व्यक्ति अपने और दूसरे के अनुभव से, कुछ बच्चे का अपना अनुभव भी होता है, बच्चा कुछ अपना अनुभव लेकर भी विद्यालय पहुंचता है, कुछ अपना अनुभव भी, या कुछ दूसरे के अनुभव से भी, यानी शिक्षक के अनुभव से भी कुछ ना कुछ जो है वह सीखता चला जाता है। तो यही यहाँ कहने का प्रयास है कि सीखना परिवर्तन है, और व्यक्ति क्या करता है, अपने और दूसरे के अनुभवों से क्या करता है, सीखकर व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन लाता है। मतलब एक बच्चा था, एक बच्चा विद्यालय जाने से पहले उसके दिमाग में कोई गलत धारणा थी, वह नहीं जानता था जोड़। वह विद्यालय गया और विद्यालय जाकर उसे जोड़ घटा इत्यादि सीखा। तो जोड़ घटा सीखकर उसका विचार बदला। अब वो दुकान जाकर किसी भी सामान में जोड़ घटा कर सकता है, उसकी भावनाएं बदली, सब कुछ बदलता है। तो यही कहा गया कि सीखना क्या है, एक परिवर्तन है। अगला पॉइंट देखेंगे तो तीसरा पॉइंट है कि सीखना सार्वभौमिक है, सभी जीव जंतु सीखते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सल है। क्योंकि एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक हाथी, घोड़ा, चीता, मनुष्य, सब व्यक्ति, हर एक जानवर भी सीखते हैं। जैसे एक कुत्ता जा रहा है और चलते 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 रोड पे यदि गड्ढा है और गड्ढे में उसका पैर पड़ गया और वो यदि गिर गया तो वो भी सीखता है। देखिएगा दूसरे बार कुत्ता क्या होता है ना, जैसे गड्ढे में पैर पड़ गया तो दूसरे बार कुत्ता साइड से निकल जाएगा, उस गड्ढे होकर नहीं जाएगा। तो मतलब कह सकते हैं सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब है सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा, सीखना सभी के लिए, सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए। तो सीखना जो है यह सभी के लिए है, सभी कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखते रहते हैं। अगला पॉइंट चौथा पॉइंट है, कह रहा है कि सीखना अनुभव का संगठन है, सीखना नए पुराने अनुभव का संगठन है। अनुभव का संगठन और नए पुराने अनुभव का संगठन कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त करते हैं उन सारे अनुभवों को जब हम एक जगह, जैसे हमने पुराना अनुभव प्राप्त किया, कुछ नया अनुभव, कुछ पुराना अनुभव, कुछ नया अनुभव, उन सभी को हमने जब एक जगह कर लिया और एक जगह करके एक नया अनुभव प्राप्त किया, तो यही कहा कि सीखना अनुभव का क्या है, संगठन है ना। और सीखना नए पुराने अनुभव का भी है। मतलब अभी तुरंत मैंने बताया कि कुछ पुराना अनुभव, कुछ नया अनुभव, फिर पुराना, फिर नया, फिर पुराना, फिर नया, और इन सब को यदि हम आपस में मिला देंगे, इन सभी अनुभवों को यदि हम आपस में मिलाते चले जाएंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम सीखना कहेंगे। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, सीखना व्यक्तिगत सामाजिक दोनों होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट डाला गया है, बहुत इम्पोर्टेंट डाला हूँ मैं, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। वैसे जब आपका ऑफलाइन क्लास होगा,
ऑफलाइन क्लास में भी ये नोट्स आप लोग को दिया जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आप लोग को इसका हार्ड कॉपी भी दिया जाएगा, जैसे कि संस्था आप लोग को बताई है, ठीक है ना। उसके लिए आप सभी निश्चिंत रहिएगा। तो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति जो है वह अपने आप में भी कुछ सीखता है और समाज से भी सीखता है। हम अपने आप में कैसे कुछ सीखते हैं? जैसे हमारे मन में जो विचार आता है, यदि वो विचार हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं हुआ तो हम अपने विचार में खुद ब खुद परिवर्तन लाते हैं। तो जब हम अपना विचार खुद बदलते हैं तो वह हुआ व्यक्तिगत, और जब समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तब जो उसे बदलते हैं तो उसे सामाजिक। फॉर द एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा यदि उसकी माँ उसे टॉफ़ी ला कर नहीं दे रही है तो खुद ब खुद जो है वो अपने आप में सोच लेता है कि टॉफ़ी खाना गलत है और टॉफ़ी खाने से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो उसने सोचा, ये जो उसने सीखा, ये उसका व्यक्तिगत हो गया। लेकिन जब वो बार बार टॉफ़ी मांग रहा है, उसके माँ के साथ साथ सभी लोग उसे टॉफ़ी खाने से मना कर रहे हैं, तो ये हुआ सामाजिक, मतलब समाज के सभी लोग मना कर रहे हैं। तो यही यहाँ कहने का मतलब है कि सीखना जो होता है ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, छठा पॉइंट, कि भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अधिगम में औपचारिक ज्ञान। वैसे मैंने ऑफलाइन क्लास में आप लोग को बताया था औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक वैसे आपको गौतम सर भी बताए होंगे क्लास में। औपचारिक क्या होता है? औपचारिक कहने का मतलब है कि किताबी ज्ञान, या यूँ कहिएगा औपचारिक कहने का मतलब है जो ज्ञान स्कूल में दिया जाता हो, तो अधिगम को औपचारिक क्यों कहा गया? भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है। प्रत्यक्ष मतलब सामने। देखिए क्यों कहा गया ऐसा, क्योंकि भाषा का जब हम अधिगम करते हैं तो अधिगम हमेशा हम दूसरी भाषा का करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अधिगम हम से हमेशा दूसरी भाषा का करते हैं, अपनी मातृभाषा का कभी अधिगम नहीं करते हैं। हम हमेशा दूसरी भाषा का अधिगम करते हैं। तो दूसरी भाषा का अधिगम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो प्रत्यक्ष रूप से सीखना पड़ता है और स्कूल में सीखना पड़ता है। कहीं भी समाज में, है ना, समाज में, हमारे घर में, ये सब में दूसरी भाषा नहीं बोली जाती है। वहाँ सिर्फ क्या बोली जाती है? वहाँ पे सिर्फ मातृभाषा बोली जाती है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, वहाँ दूसरी भाषा नहीं बोली जाती है, सिर्फ मातृभाषा बोली जाती है। तो कह सकते हैं कि भाषा अधिगम औपचारिक होता है क्योंकि विद्यालय में होता है, प्रत्यक्ष होता है क्योंकि सामने हमें सीखना पड़ता है सिर्फ विद्यालय में ही। अब कहिएगा कि भाषा अर्जन अप्रत्यक्ष क्यों होता है? क्योंकि वह हर जगह होता है। भाषा अर्जन जो होता है ये हर जगह होता है। तो भाषा अर्जन जो हर जगह होता है मतलब समाज में, घर में, हर जगह भाषा अधिगम होता है, अर्जन होता है। इसीलिए कहा गया है कि भाषा अर्जन हर जगह होता है, जबकि अधिगम को हमें प्रत्यक्ष रूप से स्कूल में सबके सामने, सभी शिक्षक के सामने दिमाग लगाते हुए प्रत्यक्ष रूप से सीखना पड़ता है। जैसे अंग्रेजी की बात आ गई, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी का कोई माहौल बनेगा हमको, कहीं समाज में बोले जाएगा हमको, सिर्फ विद्यालय या क्लास जाके ही हम सीख सकेंगे और औपचारिक रूप से सीख सकेंगे, क्योंकि हमें औपचारिक ज्ञान किताब में ही सीखना पड़ेगा। क्योंकि अधिगम हम हमेशा दूसरी भाषा का करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अधिगम हमेशा हम दूसरी भाषा का करते हैं। तो दूसरी भाषा यहाँ पे हम अंग्रेजी को कह सकते हैं या किसी और भाषा को भी कह सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग विद्यालय में प्रेजेंट रूप से सीखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला पॉइंट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, नोट में लिखवाया गया कि भाषा अधिगम में उन क्षेत्रों में कठिनाई नहीं आती जिसका मानसिक स्वस्थ होता है, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है। यदि उनका स्वभाव, संकेतों और विश्वास कम हो तो उन्हें भाषा सीखने में कठिनाई होगी। मतलब कहा गया कि भाषा जब हम अधिगम कर रहे हैं तो उन क्षेत्रों में, यानी वो क्षेत्र जहाँ पर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक न हो, मतलब कोई आदमी यदि दिमाग से विक्षिप्त है, बात कीजिए, दिमाग से विक्षिप्त मतलब समझते हैं क्या होता है? विक्षिप्त मतलब वह पागल, एक प्रकार का पागल कह सकते हैं। विक्षिप्त मतलब पागल। तो कोई व्यक्ति यदि दिमाग से विक्षिप्त है तो उसे भाषा सीखने में क्या होगी? बहुत अधिक कठिनाई होगी। यही तो क्या, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहना जरूरी है। यदि उनका स्वास्थ्य जो है
स्वभाव संकेत आत्मविश्वास कम हो, मतलब यदि एक कोई व्यक्ति है जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह भाषा सीखने में क्या होगा, कठिनाई महसूस करेगा। उनका स्वभाव संकेत कहने का मतलब वो सुन नहीं पा रहा है ठीक से, मान लेते हैं वह बोल नहीं पा रहा है, ये उसका स्वभाव जो है हमें संकेत दे रहा है कि वह सुन नहीं रहा है। जैसे हम क्लास में बार बार बोल रहे हैं, वह नहीं सुन पा रहा है, वह ठीक से नहीं बोल पा रहा है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, बार बार डरा रहता है, तो उसे भाषा सीखने में क्या होगी, कठिनाई होगी। एक भाषा अधिगम में उन क्षेत्रों में कठिनाई नहीं आती है, कहा गया है उन क्षेत्रों में कठिनाई नहीं आती है जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। यदि मानसिक स्वास्थ्य ठीक है किसी व्यक्ति का, कोई बच्चे का, तो उसे भाषा अधिगम में कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन यदि उसका आत्मविश्वास कम हो तो उसे क्या होगी, सीखने में कठिनाई होगी। यही बात यहाँ बताया गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने आज डिस्कस किया भाषा अधिगम के बारे में कि भाषा अधिगम क्या होता है। अर्जन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं अर्जन को, वह मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें अर्जन को डिस्कस किया गया था। सीटीईटी में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सीटीईटी में इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जो है, 3 नंबर के क्वेश्चन आपको निश्चित पूछे जाते हैं, और पिछले बार भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, समझे इस कंटेंट को या नहीं, ये कंटेंट आप लोगों को कितना हेल्पफुल लगा, इससे आप लोग कितना समझ पा रहे हो। यदि इसमें कोई कमी है तो आप लोग अपने अपने ग्रुप में या कमेंट में बता सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर किया जाएगा। आगे इसके अगले क्लास में हम लोग अगले कंटेंट को लेकर आएंगे, अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा अगले कंटेंट को। पहले आप लोग को भाषा अधिगम और अर्जन ठीक से समझा दिया गया। अधिगम कहने का मतलब होता है कि जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहना, नई चीज़ें सीखना, और अर्जन कहने का मतलब आत्मसात। और अर्जन हम लोग सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा का, और अधिगम हमेशा दूसरी भाषा का करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। इससे आगे क्लास में हम लोग और सारी चीज़ों को समझेंगे। अभी कोरोना जैसी बहुत बड़ी महामारी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और बेहतर रहिएगा, और अपनी पढ़ाई लिखाई को आप सभी जारी रखिएगा, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा हमें लगे रहना पड़ता है। लगे रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और A to Z कोचिंग आप लोगों की बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर मेहनत और मानसिक स्वास्थ्य की कामना करता है। जय हिंद।